जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप सभी लोगों का बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य का जो एग्जाम है राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय में 17 दिसंबर को होने वाला है। जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में 18 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य का। ठीक है, जो आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ में, यहाँ पर 18 दिसंबर को होने वाला है हिंदी गद्य का। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का। और जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, यहाँ 19 दिसंबर को आप लोगों का बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य का एग्जाम होने वाला है। वो भी ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सत्र का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और संपूर्ण हल के साथ पूरा लिखित पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। क्या सर जी ये चारों यूनिवर्सिटी में यही क्वेश्चन पेपर आएगा? बिल्कुल आ सकता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य का पढ़ाया जाता है, वहाँ पर सारे सिलेबस आपके सेम है। यानी जो उत्तर प्रदेश है, पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदी गद्य का सारे सिलेबस आपके सेम है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग खुद जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जरूर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ऐसा कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न ना पूछा जाए। क्या सर जी केवल एक ही क्वेश्चन पेपर आपके पास? नहीं। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। ठीक है, इसमें मैं आपके 5 महीना पहले से ही तैयारी करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, लिखित क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग जैसा देखिए, मैं और बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पर भेजिए, तुरंत उसका मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कल परसों चौथे रोज में एग्जाम है, तो आप क्वेश्चन पेपर भेजिए, मैं उसे तुरंत सॉल्व करा के आपको दे दूंगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले दोस्तों, देख लीजिए, इसी तरह से बिल्कुल आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। मेजर माइनर दोनों बच्चे के लिए है। ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी, पेपर का नाम है हिंदी गद्य है भैया। ठीक है, चले देखिए, खंड आ, खंड ब और खंड स, 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और खंड आ में 50 शब्दों में आपके उत्तर देना है। 3 अंक इसके लिए निर्धारित है। 10 प्रश्न दिए गए हैं, यानी 3 दहाई में 30 नंबर मिलेगा आपको इसको लिखने के लिए। और लिखा कैसे जाता है ये भी मैं बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है? आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो 50 शब्दों में उत्तर लिखे जाते हैं। क्योंकि जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो इसी को ज़्यादा चेक करते हैं अच्छे तरीके से। वो ये आपका जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो जांचेंगे तो वो जान जाएंगे कि आप कितने पानी में भैया, और आगे किस तरह से आपने प्रश्नों का उत्तर लिखा होगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे करना है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको लिखना है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और लिखना कैसे है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। ठीक है, देखें, पहला प्रश्न है आपका, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? 50 शब्दों में आपको लिखना है। 19वीं शताब्दी में हुआ, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन 50 शब्दों में कैसे लिखना है भैया? तो ऐसे लिखना है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, उत्तर भी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, चलें, पहले आपको मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम बताइए। ठीक है, 2 संस्थाओं के नाम याद है, 50 शब्दों में कैसे लिखना है ये भी जरूरी है। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए भी है, और भी जहाँ भी आपके लिखित एग्जाम है सबके लिए ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? यह किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इसको भी आपको 50 शब्दों में लिखना। अगला है, एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी में संलयन तरह से आप क्या समझते हैं? इसको लिखना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? ठीक है सर जी, इसको लिखिएगा इस तरह से। देखें, हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ था। ठीक, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को भारतेंदु युग यानी 1868 ईस्वी से शुरू माना जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे अहम घटना है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलें, अब इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था। क्या पूछा गया है? दूसरा प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए, दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाओं के नाम बताइए। चलिए भैया, इस प्रश्न का भी उत्तर देख लीजिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से। देखें, हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाएं ये रहीं। 50 शब्दों में आपको लिखना है। कैसे लिखना है? देखें, पहला है आपका नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार की सबसे पुरानी संस्था है नागरी प्रचारणी सभा। और जो नागरी प्रचारणी सभा है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1839 को। ठीक, इतना लिख देना है। दूसरा लिखना है, दक्षिण भारत
हिंदी प्रचार सभा, ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इसकी स्थापना महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने 1918 में की थी। इसका ध्येय एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। और अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का भी उत्तर, ठीक है। चले, अच्छा, जो ये प्रश्न है, ठीक है, ये जो मैंने आपको प्रश्न बताया है कि हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाएं ये रहीं। आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ आपके मैंने इसको भी लिख दिया है ताकि आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके 100 शब्दों में पूछा जाए तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलें, देखें, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक है या फिर अर्धकथा इसे कहते हैं, ठीक है। इसे लिखा किसने है? बनारसी दास जैन ने, ठीक है। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन से है? अर्धकथानक या फिर अर्धकथा। इसको लिखा किसने है? बनारसी दास जैन ने, ठीक है। और यह व्रज भाषा में लिखी गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। काव्यात्मक आत्मकथा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें लेखक ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि व्यापार, धर्म और साहित्यिक रुचियों का वर्णन किया है। यह कृति हिंदी साहित्य में आत्मकथा विधा की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। इस तरह से आपको 50 शब्दों में लिख देना है बाबू। चलिए, इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, देखें। चौथा प्रश्न इसमें आपका पूछा गया था। 10 प्रश्न आपके पूछे गए अति लघु में। एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी के सरल तरह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए, इसका उत्तर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसी तरह से आपको लिखना है। एकांकी एक अंक वाला नाटक होता है। यह कहानी की तरह संक्षिप्त होता है और एक ही घटना पर केंद्रित होता है, ठीक है। अब संलयन तरह से क्या मतलब होता है? संकलन तरह, ठीक है। संकलन तरह से क्या मतलब है? तो संकलन तरंग, जो संकलन तरह है, इसका मतलब है एकांकी में पात्र, कथानक और वातावरण का एक साथ समन्वय होना। एक अच्छे एकांकी में ये तीनों तत्व एक दूसरे को पूरक करते हैं और कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं, ठीक है। चले, अब आपके 10 प्रश्न अति लघु में पूछे गए हैं। ये आपका 5वां है। नाटक के तत्वों का नाम उल्लेख कीजिए। 50 शब्दों में आपको लिखना है। नाटक के तत्व तो आपको पता है, लेकिन 50 शब्दों में कैसे लिखना है? आगे है, डायरी से क्या आशय है? हिंदी के किन्हीं 2 डायरी लेखकों के नाम बताए। सॉरी फॉर दिस, ठीक है। हिंदी के किन्हीं 2 डायरी लेखकों के नाम बताना है। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं? इनकी कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? नाम उल्लेख कीजिए, ठीक है। चलिए, अब नाटक के तत्वों का नाम उल्लेख करना है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने 2 तरीके से लिखा है। चाहे तो आप दोनों तरीके अपना सकते हैं, चाहे तो आप एक ही तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखें, नाटक को एक सजीव और प्रभावशाली साहित्यिक विधा बनाने के लिए कुछ प्रमुख तत्वों का होना आवश्यक है। ये तत्व हैं, पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र, तीसरा है संवाद, चौथा है देश काल, फिर वातावरण, फिर आपके रस। अब इसमें आपको जोड़ देना है इतना, कथा वस्तु नाटक की कहानी या घटनाक्रम होता है। जो पात्र होते हैं, नाटक में अभिनय करने वाले व्यक्ति होते हैं। संवाद क्या है? तो पात्रों के बीच होने वाली बातचीत, ठीक है। अब देश काल क्या है? नाटक का समय और स्थान। वातावरण क्या है? नाटक का माहौल और पृष्ठभूमि, ठीक है। और रस क्या है सर जी? नाटक के माध्यम से दर्शकों में उत्पन्न होने वाली भावना, ठीक है। ये नाटक के तत्व हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है 50 शब्द। अगर ये नहीं लिखना है तो ये वाला लिख दीजिए, सब मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए। देखिए, नाटक के प्रमुख तत्व पात्र है, संवाद है, कथानक है, रस है, पृष्ठभूमि है, ठीक है। दर्शनीयता है, इसमें एक स्ट्रा जोड़ दिया गया है, और संघर्ष है। चाहे तो आप इसे लिख लीजिएगा ऊपर वाला, चाहे तो आप नीचे वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। चलें, अब इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था? चलिए, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा। देखिए, डायरी से क्या आशय है? हिंदी के किन्हीं 2 डायरी लेखकों के नाम बताइए, ठीक है। चलिए, अब डायरी क्या होता है, उसके लेखकों के नाम बताना है, ध्यान देंगे। देखिए, डायरी क्या होता है? डायरी एक व्यक्तिगत पत्रिका होती है जिसमें लोग अपनी भावनाएं, अनुभव और दिनचर्या लिखते हैं, ठीक है। यह एक निजी डायरी होती है जिसमें व्यक्ति अपनी गोपनीय जो बातें होती हैं उसे लिख सकता है, ठीक है। अब हिंदी साहित्य में कई प्रसिद्ध डायरी लेखक रहे हैं, इनमें से 2 हैं। अब तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य जो है, इसमें बहुत सारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध आपके डायरी लेखक हैं, लेकिन 2 आपके प्रसिद्ध डायरी लेखकों के नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। पहले हैं आपके हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, इन्होंने प्रवास की डायरी लिखी थी। और दूसरे हैं आपके मुक्तिबोध, इन्होंने एक साहित्यिक
की डायरी लिखी थी, ठीक है, एक साहित्यिक डायरी लिखी थी। 2 डायरी लेखकों के नाम बताना है, इनकी रचनाओं का नाम बताना है। मैंने 2 डायरी लेखकों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम और डायरी क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका इसमें क्या पूछा गया था। देखें अगला क्वेश्चन है, कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं, इनकी कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, नामोल्लेख कीजिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं। देखें कुबेरनाथ राय साहित्य के क्षेत्र में आंचलिकता, भारतीय परंपरा और संस्कृति के चितेरे निबंधकार हैं, ठीक है। उनके निबंध आत्मीय शैली, दार्शनिक दृष्टिकोण और भारतीयता के प्रति गहरे लगाव के लिए प्रसिद्ध है। उनके निबंधों में ग्रामीण जीवन, भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों का सजीव वर्णन मिलता है, ठीक है। आपकी पाठ्य पुस्तक में उनकी रचना कौन सी है ये आप लोग स्वयं लिखेंगे, ठीक है। चलें अब आगे दोस्तों 10 प्रश्न था आपका, 7 मैंने बता दिया है, 3 आपके और बचे हैं। रिपोर्टाज से क्या आशय है, रिपोर्टाज विधा के किन्हीं 2 लेखकों एवं उनकी एक रचनाओं का नाम बताइए। हालांकि देखिए जो क्वेश्चन पेपर है मैंने उसे कई पार्ट में बांट दिया है ताकि आपको अच्छे से मैं क्वेश्चन भी बता दूं और उसके आंसर भी बता दूं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा इसमें 9वां प्रश्न है, संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए, ठीक है सर जी। जूठन आत्मकथा के रचनाकार का नाम उल्लेख करते हुए इसका केंद्रीय भाव बताइए, ठीक है, इसका भी बताएंगे भैया। चले रिपोर्टाज से आशय क्या है, रिपोर्टाज विधा के किन्हीं 2 लेखकों एवं उनकी एक रचनाओं का नाम बताना है। चलिए भैया बताते हैं। देखें रिपोर्टाज होता क्या है, रिपोर्टाज एक ऐसी पत्रकारिता विधा है जिसमें किसी घटना, व्यक्ति या मुद्दे का प्रत्यक्ष विवरण दिया जाता है। इसमें लेखक घटना स्थल पर जाकर जानकारी जुटाता है और फिर उसका वर्णन करता है। यह एक तरह से कहानी कहने का तरीका है, लेकिन इसमें तथ्यों का होना जरूरी है, ठीक है सर जी। अब आके देखें पूछा क्या था, 2 रिपोर्टाज लेखक नाम बताना है और उनकी रचनाओं के नाम बताना है। देखें फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है, एक रिपोर्टाज लेखिका पहली आपकी ये हो गई। इनका प्रसिद्ध रिपोर्टाज कौन है, मैला आंचल, ठीक है। यह बिहार के ग्रामीण जीवन का एक यथार्थ चित्रण है इसमें मैला आंचल में। दूसरे आपके रिपोर्टाज लेखक हैं धर्मवीर भारती, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने युद्ध यात्रा लिखी है। युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज इन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का वृतांत दिया था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी अच्छे से मैंने इसे आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका क्या पूछा गया था, देखें संस्मरण एवं रेखाचित्र में अंतर स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। चलिए इसको भी बताते हैं। देखें संस्मरण एवं रेखाचित्र में अंतर क्या होता है, संस्मरण लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों का सजीव वर्णन होता है, इसमें भावनाएं और स्मृतियां प्रमुख होती हैं। रेखाचित्र किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संक्षिप्त और प्रभावशाली चित्रण होता है। इसमें लेखक अपनी कल्पना और अवलोकन क्षमता का उपयोग करता है, ठीक है, समझ में आया। चलें आगे बढ़ते हैं। मैंने दोनों बता दिया। संस्मरण क्या है, संस्मरण लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों का सजीव वर्णन होता है, इसमें भावनाएं और स्मृतियां होती हैं। अब रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संक्षिप्त और प्रभावशाली चित्रण होता है। इसमें लेखक अपनी कल्पना और अवलोकन क्षमता का उपयोग करता है, ठीक है। इसमें एक रचनाओं का नाम बताना है तो ध्यान रखेंगे। देखें उदाहरण सहित आपको ऐसे ही लिखना, एकदम शानदार तरीके से लिख देंगे तो एकदम जो एग्जामिनर होगा वो एकदम फिदा हो जाएगा आप पे, ठीक है। वो जान जाएगा कि बच्चा बहुत शानदार है, लिखा होगा काफ़ी शानदार तरीके से, ठीक है। देखें संस्मरण मेरी माँ, जयशंकर प्रसाद आत्मकथा, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। इनमें लेखक अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को याद करते हैं, ठीक है। अच्छा संस्मरण हो गया। रेखा चित्र में यमुना, इसको लिखा किसने है, जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। कुत्ते का बच्चा प्रेमचंद जी ने लिखा है। इनमें लेखक किसी वस्तु या प्राणी का चित्रण करते हुए उनको जो गुण हैं और जो उनकी विशेषता है उसको उजागर करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। संस्मरण और रेखाचित्र में मैं बताना है 2 और दोनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेरी माँ जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, आत्मकथा मुंशी प्रेमचंद ने। इनमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण पलों को याद करते हैं। रेखाचित्र क्या है, यमुना जयशंकर प्रसाद, कुत्ते का बच्चा प्रेमचंद। इसमें
लेखक किसी वस्तु या प्राणी का चित्रण करते हुए उनके, ठीक है, उसके गुणों और विशेषताओं को उजागर करते हैं। चले अब इसमें अगला क्वेश्चन का आपका पूछा गया था, देखें, जूठन आत्मकथा के रचनाकार का नाम उल्लेख करते हुए इसका केंद्रीय भाव बताइए। ठीक है भैया, चले बताते हैं। देखें, जूठन एक मार्मिक आत्मकथा है जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ठीक है, जूठन क्या है? जूठन एक मार्मिक आत्मकथा है और इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इस पुस्तक में उन्होंने दलित समाज में जन्मे एक व्यक्ति के जीवन के संघर्षों, उत्पीड़न और सामाजिक असमानता को, ठीक है, बड़े ही सजीव ढंग से चित्रित किया है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब इसका केंद्रीय भाव बता देते हैं। इसका केंद्रीय भाव दलितों के जीवन में व्याप्त अमानवीय परिस्थितियों और जाति व्यवस्था के कुप्रभावों को उजागर करना है। यह पुस्तक दलित साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है। ठीक है, चलें अब यहाँ से साथियों आपके खंडवा स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कि 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द्वितीयक एवं तृतीय प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा और तीसरा प्रश्न अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे, 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, यह बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, और 6 नंबर मिलेंगे, यानी 24 नंबर आपको मिलने वाला है। तो ध्यान रखेंगे, जो संदर्भ सहित व्याख्या है इसे आप स्वयं करेंगे। ठीक है, आप लोगों के पुस्तकों में होगा, चाहे तो आप इसे अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। कुसंग कर ज्वर भयानक होता है, ये मित्रता नामक पाठ से है। ठीक है, बाकी जो भी आपके संदर्भ सहित व्याख्या है आप इसे अपने तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, चले, क्योंकि इसको लिखने के लिए अपना अपना तरीका होता है। बाकी जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। देखें, दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? शीर्षक। निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश की उन्नति के लिए क्या उपाय बताए हैं, इसको लिखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालना है। ठीक है सर जी। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? राहुल सांकृत्यायन की यायावरी वृत्ति पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ठीक है, चले पहला प्रश्न क्या है? दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखें, दीपदान एकांकी का कथासार। दीपदान एक ऐतिहासिक एकांकी है जो चित्तौड़गढ़ के महाराणा सांगा के निधन के बाद की घटनाओं पर आधारित है। इस एकांकी में पन्नाधाय के अद्भुत त्याग और देशभक्ति को दर्शाया गया है। ठीक है, अब आगे आपको ऐसे लिखना है। कथा की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के महल से होती है, जहां महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर उदय सिंह अपनी धाय माँ पन्नाधाय के साथ हैं। महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर कुंवर उदय सिंह को मारकर गद्दी हथियाना चाहता है। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है। देखें, बनवीर कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए महल में दीपदान का आयोजन करता है। इसी बीच पन्नाधाय को बनवीर के षड्यंत्र का पता चल जाता है। वह कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने का फैसला करती हैं। वह कुंवर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेज देती हैं और खुद कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर उदय सिंह के बिस्तर पर लेट जाती हैं। जब बनवीर कुंवर उदय सिंह को मारने आता है तो वह पन्नाधाय को ही मार देता है। ठीक है, समझ में आया? चले, इस तरह पन्नाधाय अपने देश और कुंवर उदय सिंह के लिए अपना बलिदान देती हैं। यह एकांकी पन्नाधाय के अदम्य साहस और त्याग की कहानी है। ठीक है, चले, इसी तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है आपका, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? शीर्षक निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश की उन्नति के लिए क्या क्या उपाय बताए हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। और ये सारे नोट्स और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, ये तो मैं बताना भूल ही गया। कहाँ मिलेगा सर जी? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सब फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, सारे क्लास नोट्स पीडीएफ सब फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। टेलीग्राम में क्लास के ठीक नीचे पीडीएफ सेंड रहता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलें, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें भारत की उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने देश की समृद्धि और विकास के लिए सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया है। ठीक है,
अब आगे याद रखेंगे, भारतेंदु के प्रमुख सुझावों में शामिल है क्या? धर्म की उन्नति। भारतेंदु ने कहा कि देश की उन्नति के लिए सबसे पहले धर्म की उन्नति जरूरी है। धर्म को एक साधन बनाकर लोगों को एकजुट करना चाहिए, ऐसा होता भी है, ठीक है। उन्होंने कहा अंधविश्वासों का त्याग। उन्होंने अंधविश्वासों और कुरीतियों को त्यागने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनसे मुक्ति पाकर ही देश आगे बढ़ सकता है, ठीक है। उन्होंने आगे कहा शिक्षा का प्रसार। भारतेंदु ने शिक्षा को देश की उन्नति का आधार माना। उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर बल दिया ताकि लोग जागरूक बन सके, ठीक है। उन्होंने आगे कहा समाज सुधार। उन्होंने समाज में व्याप्त कुप्रथाओं जैसी जातिवाद, छुआछूत आदि को खत्म करने की वकालत की, ठीक है। आत्मनिर्भरता, ये क्या है? भारतेंदु ने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश को विदेशों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे मोदी जी कहते हैं भैया हम आत्मनिर्भर बनाएंगे भारत को, ठीक है। और भारत डेवलप भी हो रहा है। आप लोग पढ़ा करिए न्यूज़, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे एक अंकित अवस्थी सर करके हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो आप लोग देखा करिए, ठीक है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालिए। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। चले ध्यान से देखेंगे आप लोग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक अवदान, ठीक है। चलें कैसे लिखना है इसे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वे एक कुशल निबंधकार, इतिहासकार, आलोचक, उपन्यासकार और एक सफल अध्यापक भी थे, ठीक है। देखिए द्विवेदी जी का साहित्यिक अवदान निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। कैसे? देखें, साहित्य इतिहास, द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई दिशा दी। उन्होंने साहित्य को केवल साहित्य के रूप में, ठीक है, साहित्य को केवल साहित्य के रूप में न देखकर उसे समाज और इतिहास के संदर्भ में समझने का प्रयास किया। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि इसी दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। आगे आपको लिखना है निबंध। द्विवेदी जी एक कुशल निबंधकार थे। उनके निबंधों में ज्ञान और कल्पना का अद्भुत समन्वय होता था। विचार प्रवाह, अशोक के फूल आदि उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। चलिए आगे आपको इस तरह से लिखना है दोस्तों, उपन्यास। द्विवेदी जी ने उपन्यास लेखन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाएं वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा आदि हिंदी साहित्य की अवमूल्य धरोहर है, ठीक है। अब आलोचना, ठीक है, आलोचना के बारे में लिखना है। द्विवेदी जी एक गहन आलोचक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर गंभीर अध्ययन किया और अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से साहित्य को समृद्ध किया है, ठीक है। चलें आगे आपको इसमें लिखना है, देखिए संपादन। द्विवेदी जी ने विश्व भारती और अभिनव भारतीय, ठीक है, विश्व भारती और अभिनव भारती जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने युवा लेखकों को प्रोत्साहन दिया और हिंदी साहित्य को एक नई दिशा उन्होंने प्रदान करी, ठीक है। चलें अब इसी दिशा में दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चले इसमें अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं। राहुल सांकृत्यायन की यायावरी वृत्ति पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा आप भेज दीजिएगा, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करा दूंगा और आपको बता दूंगा, ठीक है। चलें बशर्ते मैं बीएससी वालों को नहीं पढ़ाता हूँ, ओनली बीए वाले को, ठीक है। चले ध्यान देंगे यहाँ पर। यात्रा वृत्तांत एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपने यात्रा के अनुभवों को अपने शब्दों में पिरोता है, ठीक है, समझ में आया। आगे चलें। यात्रा के दौरान देखे गए दृश्य, मिले लोग, अनुभव किए गए संस्कृतियाँ, सभी कुछ यात्रा वृत्तांत में शामिल होता है। यह न केवल एक व्यक्तिगत अनुभव का बल्कि उस स्थान के इतिहास, सांस्कृतिक और लोगों के जीवन का भी एक जीवंत चित्रण होता है, ठीक है। चलें राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने यात्रा वृत्तांत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वे एक अदम्य यात्री थे जिन्होंने भारत के कोने कोने के साथ ही विदेशों की भी खूब यात्रा की। उनकी यायावरी वृत्ति के पीछे कई कारण थे। क्या कारण थे?
ज्ञान की प्यास, भारतीय संस्कृति का अध्ययन। ज्ञान की प्यास क्या है? राहुल सांकृत्याय ज्ञान के बहुत बड़े प्यासे थे। वे विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और लोगों के बारे में जानना चाहते थे। भारतीय संस्कृति का अध्ययन, वे भारतीय संस्कृति के मूल को समझना चाहते थे, राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है। उन्होंने इसीलिए हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक की यात्रा करी। समाज सेवा, वे समाज सेवा के लिए भी यात्रा करते थे, ठीक है। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी काम किया है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चले, इसमें अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, झांसी की रानी उपन्यास के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो इसका चरित्र चित्रण करना, चलिए पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, देखें। चले, झांसी की रानी उपन्यास के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई का जो चरित्र चित्रण उभर कर सामने आता है वो भारतीय इतिहास की एक अविस्मरणीय वीरांगना का है। उपन्यासकार ने रानी लक्ष्मीबाई को एक ऐसे योद्धा के रूप में चित्रित किया है जिसने न केवल अपनी प्रजा बल्कि पूरे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, ठीक है। अब रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जैसी वीरता और साहस। रानी लक्ष्मीबाई एक अदम्य साहस और वीरता की प्रतीक थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ी, ठीक है। देशभक्ति, ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का देशभक्ति का जज्बा अद्वितीय था। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ठीक है। प्रजा के प्रति प्रेम, रानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रजा से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा के हितों की रक्षा की। अभिमान, यह बहुत बड़ा चीज़ है। रानी लक्ष्मीबाई को अपने देश और अपनी संस्कृति पर गर्व था। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चतुर रणनीतिकार, रानी लक्ष्मीबाई एक कुशल रणनीतिकार थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में कई चतुर रणनीतियाँ अपनाई थी, ठीक है। अंग्रेजों के सामने जो अंग्रेज थे वो नाको चने चबा लिए थे इनके सामने, ठीक है। यहाँ से आपके खंड स स्टार्ट हो जाएंगे साथियों। देखें, खंड स में आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो जाते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ाएंगे तो सुबह हो जाएगी, तो सुबह नहीं होगी, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। बहुत समय लग जाता है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10.5 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है, और 450 शब्दों में आपको लिखना है। तो इसका एक भी उत्तर मैंने नहीं बताया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। या तो आप लोग जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए ध्रुव सामने एक समस्या प्रधान नाटक है। इसका आपको उत्तर चाहिए 450 शब्दों में। तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे कि सर जी इसका उत्तर बता दीजिए, मैं वहीं पर इसका उत्तर दे दूंगा, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आपके पास देखिए बुक होगा, गाइड होगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो मैं हूँ BA सेमेस्टर वाला, मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, मेरे पास आइए, मैं इन सभी समाधान मिलेगा, ठीक है। चल देखें, उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर वृंदावन लाल वर्मा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी की समीक्षा कीजिए, ठीक है। 450 शब्दों में आपको लिखना है। अगला है दलित आत्मकथा जूठन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। कुबेरनाथ राय के निबंध यानी जो उत्तरा फाल्गुनी है उसके आसपास का स्वल्पगत वैशिष्ट लिखना है, ठीक है। तो चाहे आप इसे सभी को पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है कहीं आंसर तो मैं हूँ, मेरे पास आइए भैया, हम आपको उत्तर बता देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने आपका दोस्तों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। कोई भी क्वेश्चन पेपर, किसी भी क्वेश्चन पेपर, चाहे इतिहास हो, सामाजिक विज्ञान हो, ठीक है, चाहे आपका एशियंट हिस्ट्री हो, मेडाइवल हिस्ट्री हो, ठीक है, सोशियोलॉजी हो, होम साइंस हो, किसी भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप पेपर भेजिए, मैं क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।